वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम सबसे पहले देखेंगे निसार के बारे में, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके बारे में जानेंगे, एनईपी 2020, और फिर हम पढ़ेंगे कुछ झीलों के बारे में और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक है जिनको आज हम कवर करेंगे, पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निसार क्या है? नासा और इसरो से मिलकर बना है निसार, और यह नासा, ठीक है, और इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की, और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इन दोनों का मिलकर एक ये बनाया गया है, विकसित किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे संयुक्त रूप से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इन दोनों ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा, पृथ्वी की स्टडी करेगा। इसे अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों ने साझेदारी समझौते के तहत बनाया है, दोनों ने मिलकर बनाया है, जिस पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, एक MOU साइन हुआ था, समझौता हुआ था 2014 में निसार के ऊपर, और अब इसको बनाया गया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निकट ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना तय किया गया है। ठीक है, तो ये भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निकट ध्रुवीय कक्षा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 या फिर मार्क 2 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक रॉकेट का नाम है जिसको GSLV कहते हैं, GSLV MK2। अच्छा, GSLV का जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान दें। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा ये एक रॉकेट इंजन है, इसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। यह पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से मैप करने के लिए और अंतरिक्ष में अपनी तरह का ये पहला रडार होगा। यह 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा, एक L बैंड का यूज़ भी करेगा और एक S बैंड का यूज़ भी ये करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य, उपग्रह कम से कम 3 वर्षों तक काम करेगा, 3 साल के लिए रहेगा। यह हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों का निरीक्षण करेगा। यह किसी भी मौसम में दिन और रात का डेटा एकत्र कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसे भी मौसम में काम करेगा। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, पृथ्वी के खतरों, पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ी के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान ये करेगा, जिससे पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन की हमारी जो समझ है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। निसार का नाम याद रखें, निसार बना किससे है? इसरो और नासा के को मिलाकर निसार नाम दिया गया है। नासा का अंतरिक्ष एजेंसी जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों को मिलाकर इसका नाम बना है निसार, और ये एक अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020, NEP 2020 के बारे में जानना है। इसने स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव किया है। ठीक है, 2020 की ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। अभी इसके पहले जो चल रही थी वो कौन सी? हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी 1986 की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चल रही थी। पहले 2 शिक्षा नीतियाँ 1968 और 1986 में लाई गई थी। ठीक है, इसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति अभी आई। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में अब इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, इसकी क्या क्या जो है क्वालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंस है, वो देखने वाले हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12वीं तक स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी जो इनिशियल एजुकेशन होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल है, शिक्षा सुनिश्चित करना है, ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य है। अब विद्यालयी शिक्षा का एक नया पाठ्य चर्चा संरचना आ गई है। पहले जो पैटर्न चलता था, पहले कितना चलता था? 10+2 वाला पैटर्न चलता था। ठीक है, अब क्या पैटर्न आ गया है? 5+3+3+4। पहले 5 चलेगा, फिर 3+3+4 ये हो जाएगा। अभी क्या होता था? 10th या 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक का आप ग्रेजुएशन करते थे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? 4 साल का, 4 साल का आपका डिप्लोमा का कोर्स हो जाएगा। डिप्लोमा नहीं, एक तरीके का ग्रेजुएशन ही रहेगा ये। इसमें क्या है? बुनियादी साक्षरता पर ज़्यादा जोर देना है, संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना है, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है।
इसका लक्ष्य 2030 तक पूर्व स्कूली से माध्यमिक स्तर तक का GIR को 100% तक बढ़ाना है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GIR 26.3% 2018 से 2035 तक 50% करना है। ठीक है, तो पूर्वी जो स्कूली शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा होती है, माध्यमिक यानी कि 8वीं तक की शिक्षा जो होगी, 8वीं 10वीं तक की, उसमें 100% बच्चे जाने चाहिए। ठीक है, और जो व्यावसायिक शिक्षा होता है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा होती है या फिर उच्च शिक्षा होती है, उसका स्तर क्या करना है, 2018 में 26.3% था, इसको बढ़ाना है 50% तक 2035 तक। ये 2030 तक का लक्ष्य है, ये 2035 तक का लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। इसमें परख की स्थापना की जाएगी, जो कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करने वाला केंद्र होगा। परख एक केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना की जानी है। वंचित क्षेत्रों के लिए अलग से लिंग समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगली विशेषता इसकी है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम का निर्माण किया जाएगा, जो प्रौद्योगिकी स्तर पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्रदान करना है, प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को GDP के 6% तक जल्द से जल्द पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो ये सारे जो है इसकी विशेषताएं हैं। एग्जाम में इसका पैटर्न पूछा जा सकता है 5+3+3+4 ऐसे याद कर सकते हैं। 3 का बीच में स्क्वायर है, 2 बार 3 आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं परख के बारे में, पूछ सकते हैं शिक्षा नीति कब आई थी, 2020 में आई थी। ठीक है, इसके पहले शिक्षा नीतियाँ कब आई, 1968 में, 1986 में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये जो शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया, त्रिभाषा सूत्र रखा गया है। इसके अलावा कौशल पर जो है जोर दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, स्किल सिखानी है, स्किल सिखाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्किल एजुकेशन ज़्यादा यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा झील होगा। झील से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किस प्रकार की पूछ लेंगे, किस प्रकार की झील है, या फिर कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, किस राज्यों में स्थित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की झीलों में निम्नलिखित शामिल हैं। प्राकृतिक झीलें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से बनती हैं, कृत्रिम झील होती है, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील और गोखुर झील, ये झीलों के प्रकार हैं। इसमें देखते हैं भारत में झीलें कौन कौन सी हैं। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। और झील के बेसिन का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के बाद हुआ था और इसे झेलम नदी के द्वारा पानी प्राप्त होता है। तुलबुल परियोजना इसी नदी पर बनी है। किस नदी पर? भूलर झील पर बनी है। ठीक है, तो ये पूछते हैं, एग्जाम में पूछी ही जा चुकी है, ये कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद चिल्का झील, बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है चिल्का झील से। ओडिशा राज्य की ये झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, सिर्फ भारत नहीं, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी लैगून झील हो जाएगी। इसके अलावा यह रामसर कन्वेंशन के तहत पहली भारतीय आर्द्रभूमि जो कि 1981 में बनाई गई थी। इरावदी डॉल्फिन यहाँ पर पाई जाती हैं। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के नलवाना द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट है सारे। अगली जो झील है वेम्बनाड झील, ये केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। कुमाराकुम पक्षी अभ्यारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा विलिंगटन द्वीप, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है जो कि इसे वेम्बनाड झील से काटकर बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अगर द्वीप आपसे पूछे तो विलिंगटन द्वीप हो जाएगा, वेम्बनाड झील के पास में स्थित है, केरल में ये स्थित है झील। ठीक है, सबसे लंबी झील है भारत की। इसके बाद अगली झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुके हैं। इसे रेहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। चोलमू झील ये सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। पुलिकट झील ये दूसरी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी दूसरी लैगून झील भारत की हो जाएगी। है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो 2 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कौन सी झील? पुलिकट झील। और श्रीहरिकोटा बैरियर द्वीप लैगून को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। कहाँ पर? इसी के पास में। इसके बाद कालीबेली झील तमिलनाडु में है। पेंगोंग झील लद्दाख में एक स्थलबद्ध लवणीय झील है। सांभर झील से एग्जाम में प्रश्न बहुत बने हैं, राजस्थान में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। लोनार झील ये भी एग्जाम में पूछी गई है, यूपी पीसीएस ने इस पर भी प्रश्न बनाया है और ये महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा शुद्ध लिखा है, स्थित हो जाएगा। ठीक है, ता पहले दे दिया, था बाद में लिखा है, तो यहाँ पर स्थित लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। क्षुद्रग्रह की टक्कर के द्वारा इसका निर्माण हुआ था लोनार झील का।
कोलेरू झील कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ताजे पानी की ये झील है। कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा है उसके बीच में ये स्थित है। इसके अलावा अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो है वो यहीं पर स्थित है, इसी झील में, कोलेरू झील में। नागार्जुन सागर ये एग्जाम में बहुत पूछ चुके हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाफलोंग झील असम में स्थित है। दीपोरबिल झील असम में स्थित है। इसके बाद है साला झील कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर में है और कांवर झील ये बिहार राज्य में है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर, हाफलोंग, दीपोरबिल, साला झील, डल झील, कांवर झील, अब सबको आपको याद हो गई होगी आई थिंक ये कहाँ कहाँ पर कौन सी किस राज्य में स्थित है। ये कई सारी जो है एग्जाम में पूछ चुके हैं। स्थान सीधे तौर पर, जैसे नागार्जुन सागर का पूछ चुके हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। डल झील भी वनडे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आपसे सबसे ज़्यादा लोनार झील, चिल्का झील पे बहुत प्रश्न बने हैं। सांभर झील से प्रश्न पूछा गया है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील हो जाएगी। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न झील से, नदियों से जरूर बनता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़ें, 102 बार वीडियो देखें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। इसके बाद कुछ और टॉपिक है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।